नमस्कार। मैं मितानंद आप सभी का टॉपर्स एंड रैंकर्स पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। क्या नाम है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंतर्गत जो भी हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हो सकता है कि ये टॉपिक आप लोग पढ़ चुके होंगे या जो स्टूडेंट इसको नहीं पढ़े हैं उनके लिए ये बहुत ही बेनिफिट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग नंबर सिस्टम के अंतर्गत जो पढ़ने जा रहे हैं तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि प्राकृत संख्या, ठीक है, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, इसी को धन पूर्णांक और इसको इंग्लिश में पॉजिटिव इंटीजर भी कहते हैं। ठीक है, प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं इंग्लिश में, और प्राकृत संख्या को ही धन पूर्णांक कहते हैं जिसको कि हम लोग पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। अब ये प्राकृत संख्या है क्या, इसके बारे में हम लोग पहले समझते हैं। प्राकृत संख्या जो है गिनती की संख्या, प्राकृत संख्या जो कहते हैं गिनती की संख्या। ठीक है, गिनती की संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। तो गिनती की संख्या हम लोग गिनती कहां से स्टार्ट करते हैं? हम लोग जो गिनती स्टार्ट करते हैं कहां से स्टार्ट करते हैं? गिनती जब भी स्टार्ट करते हैं तो एक से स्टार्ट करते हैं, एक दो तीन चार। ठीक है ना? तो इसका जो प्राकृत संख्या का जो एग्जाम्पल हो गया गिनती की संख्या, तो गिनती की संख्या हो गया हमारा एक दो तीन चार पांच छ, इस तरह इन्फिनिटिव तक, अनंत तक। गिनती का तो अंत नहीं है। गिनती जब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक से स्टार्ट करते हैं और वो अनंत तक चले जाते हैं। तो एक से जो संख्या एक से स्टार्ट होकर अनंत तक चला गया वो प्राकृत संख्या हो गया। ठीक है, तो प्राकृत संख्या क्या हुआ? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, और गिनती हम लोग स्टार्ट करते हैं एक से। तो प्राकृत संख्या में एक का रहना बहुत ही अनिवार्य है। एक अगर नहीं रहेंगे तो वो प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर नहीं कहलाएंगे। ठीक है ना? तो प्राकृत संख्या समझ गए। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए, आप लोग हो सकता है कि जानते होंगे, लेकिन फिर भी अगर रिवीजन हो जाएगा तो वो खराब चीज नहीं है। ठीक है, रिवीजन हो गया तो वो अच्छा ही है ना। बाकी इसके बाद तो आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि मेरे जो पढ़ाने में जो पढ़ा रहा हूं इसका मुख्य जो है, मेरा जो मुख्य लक्ष्य क्या है कि मैथ में जो भी स्टूडेंट कमजोर है, मैथ में बिल्कुल जो स्टूडेंट कमजोर है और जो चाहते हैं कि हम आगे चल के मैथ को बहुत अच्छे तरीके से मजबूत कर लें और कंपटीशन की दुनिया में जब जाएं तो वहां मैथ से संबंधित एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे, तो वैसे स्टूडेंट के लिए हम आगे चल रहे हैं लेके। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार का नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्या, जिसको कि इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। ठीक है, ये पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या पढ़ ली हम लोग। अब पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं समझिएगा। ध्यान दीजिएगा यहां पे। अच्छा, अभी हम लोग जो पढ़े,
अभी जो हम लोग पढ़े प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या के पहले शून्य यानी कि जीरो जीरो लगा देने पर वह पूर्ण संख्या कहलाती है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है कि प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या तो हम लोग पढ़ लिए हैं। प्राकृत संख्या के पहले शून्य अर्थात जीरो लगा देने पर वह पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल समझते हैं क्या कह रहा है इसमें। प्राकृत संख्या के पहले, प्राकृत संख्या कहां से आरंभ होता है? ये एक से स्टार्ट होता है। जब भी स्टार्ट होगा प्राकृत संख्या एक से होगा, 2 3 4 5 6, इस तरह ये इन्फिनाइट अनंत तक ये प्राकृत संख्या है। इस प्राकृत संख्या से के पहले शून्य लगा देने पर वह जो ये यहां जीरो से लेकर अनंत तक ये हमारा हो गया पूर्ण संख्या। ये हमारा क्या हो गया? पूर्ण संख्या। तो प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में क्या अंतर हुआ? प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में क्या अंतर हुआ? प्राकृत संख्या में यह अंतर हुआ कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या एक से स्टार्ट होती है, एक से लेकर अनंत तक। और पूर्ण संख्या क्या हुआ कि गिनती की संख्या या प्राकृत संख्या के पहले अगर हम ये जीरो लगा देते हैं तो ये जीरो से लेकर अनंत तक जो हुआ ये संख्या पूर्ण संख्या हुआ, जिसको कि होल नंबर कहते हैं। तो आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको समझ लिए होंगे, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या को। चलिए अब आगे चलते हैं। समझना है कॉन्सेप्ट। ये चीज हो सकता है कि आप लोग पढ़े होंगे बच्चे में, बचपन में ही पढ़े होंगे, लेकिन हम लोग भी पढ़े थे बचपन में, लेकिन उतनी अच्छे से इसको समझ में नहीं आया था इसका। ठीक है, तो उसको हम लोग रट लिए थे। ठीक है, रट लिए थे। तो लेकिन रटा हुआ चीज क्या होता है, उसको भूलने की संभावना ज्यादा है। और अगर कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िएगा ना तो वो भूलने की संभावना बहुत कम है। ठीक है, अब है नेक्स्ट है आपका ऋण पूर्णांक। ठीक है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर। अब ये ऋण पूर्णांक क्या है? इससे पहले हम लोग धन पूर्णांक पढ़े, जो कोई प्राकृत संख्या थी। तो धन पूर्णांक जो था उसमें जो हम लोग पढ़े धन पूर्णांक, यहां पे ध्यान दीजिएगा, धन पूर्णांक जो पढ़े ये प्राकृत संख्या ही कहलाई। 1 2 3 4 ये कर करके इन्फिनिटिव तक। तो एक चीज यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये जो संख्या है ये सभी संख्या के आगे प्लस छुपा हुआ है। ठीक है ना, सभी संख्या के आगे, धन पूर्णांक के आगे वो प्लस में है, लिखा नहीं जाता है। तो लिखा नहीं जाता, किसी भी संख्या के आगे अगर कुछ सिंबल नहीं है, कुछ चिन्ह नहीं लिखा जाता है, तो समझिए वो प्लस है, यानी कि वो धन पूर्णांक में है। किसमें है? धन पूर्णांक में है। ठीक है, ये धन पूर्णांक था। अब ऋण पूर्णांक क्या है? जो गिनती की संख्या है, जो गिनती की संख्या है। ठीक है, तो इसमें जैसे कि ऋण पूर्णांक में जैसे कि -1 -2 ये ऐसे चलेगा, जैसे कि -1
-2, -3, -4, इस तरह करते करते इन्फिनिटिव तक। ठीक है, तो -1 जो हो गया ये ऋण पूर्णांक हो गया, -2 जो हो गया ये ऋण पूर्णांक हो गया, -3 हो गया ये ऋण पूर्णांक, यानी कि ये संख्या जो गिनती की संख्या जो है इसके आगे माइनस लगा देने पर वो ऋण पूर्णांक कहलाता है, नेगेटिव इंटीजर हो गया। क्या हो गया? नेगेटिव इंटीजर हो गया। समझ गए? समझ गए ना ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक में क्या अंतर हुआ? ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब आता है समझिए, ये आगे चल के बहुत काम देगा, क्योंकि जब वर्ड प्रॉब्लम सवाल जब बनेंगे उसमें ये सभी शब्द रहेंगे। ठीक है, ये जो शब्द रहेंगे ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक, प्राकृत संख्या, ये सभी जो है रहेंगे। अब है नेक्स्ट पूर्णांक। इंटीजर, ये पूर्णांक क्या है? अब पूर्णांक क्या है? इसमें आपका हो गया पूर्ण संख्या, ठीक है, साथ ही साथ धन पूर्णांक, ठीक है, और ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक ये तीनों हो गया, पूर्णांक जो हो गया ये तीनों हो गया आपका, ऋण पूर्णांक भी हो गया, पूर्ण संख्या भी हो गया, और धन पूर्णांक भी हो गया। ये टोटल मिलकर पूर्ण पूर्ण अंक, पूर्णांक का मतलब हो गया पूर्ण अंक। ठीक है, तो आपका पूर्ण संख्या और धन पूर्णांक कितना हो गया? 0, 1, 2, 3, 4, 5, इंफिनिटिव है। और इधर ऋण पूर्णांक जो है ये -1, -2, -3, -4 और ये इंफिनिटिव तक। ये जो है ऋण पूर्णांक भी रहे और पूर्ण संख्या भी रहे, जीरो भी रहेगा, और धन पूर्णांक भी रहे, तीनों मिलकर ये पूर्णांक हो गया। ठीक है, ये पूर्णांक हो गया। ठीक है, समझ में आ गया ना? चलिए अब नेक्स्ट समझते जाना है, और इसको आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तब नोट्स बना लीजिएगा तो और बेस्ट रहेगा, क्योंकि स्क्रीनशॉट बस स्क्रीनशॉट ही बना रह जाता है। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट ही रहता है। इससे बेटर है कि उसको आप लोग ये लेक्चर देखते रहिए, और साथ ही साथ इसके बाद अभी फिलहाल समझना है, इसके बाद जब दोबारा उसको देखिएगा उसके बाद साथ ही साथ उसका नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है ना? चलिए अब हम लोग क्या सीखेंगे भाई? अब हम लोग सीखेंगे, ये तो जानते होंगे, ये सब जानते होंगे, लेकिन फिर भी अगर नहीं जान रहे हैं, सम संख्या, इवन नंबर। सम संख्या जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं? इवन नंबर कहते हैं। अब सम संख्या क्या है? हम लोग तो प्राकृत संख्या पढ़ लिए, पूर्ण संख्या पढ़ लिए, ऋण पूर्णांक पढ़ लिए, पूर्णांक पढ़ लिए। अब आगे आप लोगों के सामने सम संख्या। सम संख्या क्या है? जो संख्या जो संख्या जो संख्या दो से पूरी तरह
विभाजित हो। यहां पे ध्यान दीजिएगा, सम संख्या वो संख्या कहलाती है कि जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो। इसका मतलब हुआ कि वैसे संख्या जिसमें 2 से अगर हम भाग देते हैं तो वो पूरी तरह उसमें भाग लग जाता है, पूरी पूरी उसमें भाग लग जाता है, तो वो सम संख्या कहलाता है। यानी कि भाग देने के बाद कोई शेषफल नहीं आता है, तो वो सम संख्या कहलाता है। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ। क्या हुआ कि जो संख्या 2 से पूरी पूरी भाग लग जाए और उसका शेषफल 0 आए, तो वो सभी संख्याएं सम संख्या कहलाती है। जैसे इसका उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि हम 2 ले लेते हैं। 2 में अगर 2 से भाग दे देते हैं, 2 में अगर 2 से भाग देते हैं तो एक बार में ये 0 हो गया, यानी कि शेषफल 0 आ गया। तो 2 में 2 से भाग देंगे तो शेषफल 0 आएगा। 2 में 4 से भाग देंगे, 2 से 4 भाग देंगे तो शेषफल 0 आएगा। 6, 8, 10, 12 इन्फिनिटी। ठीक है ना। ये सभी संख्या जो है सम में अगर 2 से भाग देंगे, ठीक है, तो वो 2 से पूरी पूरी भाग लग जाएगा उसमें। तो जिसमें वैसी संख्या जिसमें 2 से अगर हम भाग दें तो वो पूरी तरीके से उसमें भाग लग जाए, वो विभाजित हो जाए, तो वो सभी संख्याएं सम संख्या अर्थात इवन नंबर कहलाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब है सम संख्या के बाद, सम संख्या के बाद क्या होगा? सम संख्या के बाद विषम संख्या। विषम संख्या जिसको कि हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। अब विषम संख्या क्या है? सम संख्या तो जान गए। विषम संख्या जो है, जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं हो। सम संख्या में क्या था भाई कि जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो, इसमें नहीं है। और विषम संख्या जस्ट उसका उल्टा हो गया, उसमें 2 से पूरी तरह विभाजित था, और विषम संख्या में 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगा, तो वैसी संख्या विषम संख्या कहलाती है। तो यहां पे क्या होगा कि जो संख्या, जिस संख्या में 2 से पूरी तरह भाग नहीं लगता है, या वैसी संख्या विषम संख्या कहलाती है जिसमें 2 से पूरी तरह भाग नहीं लगता है, अर्थात शेषफल आ जाता है, शेषफल उसमें बच जाता है, पूरी पूरी भाग नहीं लगता है। इसका एग्जाम्पल हो गया। तो 2 से पूरी तरह भाग किसमें नहीं लगेगा? 2 में तो 2 से भाग लग ही गया था, तो वो सम संख्या था। 2 में भाग 3, 2 से अगर 3 में भाग देंगे, देखिए 2 से अगर 3 में हम भाग देंगे तो एक बार में 3 में 2 गया 1, ठीक है। एक यहां शेषफल आ गया, एक क्या हो गया? शेषफल। तो जिसमें 2 से भाग देने के बाद शेषफल कुछ ना कुछ आ जाए तो वो विषम संख्या कहलाती है। 3 हो गया, फिर आपका 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, इस तरह इन्फिनिटी तक चलेंगे। ओके, ये विषम संख्या हो गया। तो सम संख्या हो गया, विषम संख्या हो गया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भाज्य संख्या। क्या पढ़ेंगे? भाज्य संख्या।
ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे भाज्य संख्या क्या है, जिसको कि कंपोजिट नंबर बोलते हैं इंग्लिश में, भाज्य संख्या को। तो भाज्य संख्या का जो क्या है कि जो संख्या स्वयं तथा एक, ध्यान दीजिएगा, जो संख्या स्वयं तथा एक के अतिरिक्त अतिरिक्त किसी दूसरे संख्या से भी विभाजित हो। यहां पे एकदम बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि कंपोजिट नंबर अर्थात भाज्य संख्या क्या है। जो संख्या, लिख ही लीजिए यहां पे, जो संख्या स्वयं तथा एक के अतिरिक्त और किसी दूसरे संख्या से भी विभाजित हो। ऐसी संख्या जो स्वयं, स्वयं से तो सब विभाजित होगा, और एक, स्वयं से और एक से ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जो कि विभाजित अपने आप में नहीं होगा। स्वयं से, जैसे कि एग्जांपल समझते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि एक जो है ये स्वयं से विभाजित है कि नहीं। एक से अगर एक में भाग देंगे तो एक बार में एक कट गया, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दो, स्वयं से दो में दो से भाग देंगे तो कट जाएगा एक बार में, तो यही स्वयं से हो गया, ठीक है। जो संख्या स्वयं तथा एक के अतिरिक्त, अब जैसे मान लिया कि दो है, इसमें एक से अगर भाग देंगे तो एक से दो बार में कट जाए, दो हो गया। स्वयं, स्वयं से तो स्वयं से भी विभाजित हो गया, साथ ही साथ एक से भी विभाजित हो गया। लेकिन ये नहीं कह रहा है, कह रहा है कि उसके अतिरिक्त किसी और दूसरे संख्या से भी विभाजित हो, किसी दूसरे और संख्या से भी विभाजित हो, यहां ये कह रहा है, ठीक है ना। तो अब इसका एग्जाम्पल है, तीन नहीं होगा, तीन इसलिए नहीं होगा, तीन तो स्वयं तीन से विभाजित हो जाएगा, साथ ही साथ एक से विभाजित होगा, लेकिन और वो तीन और किसी दूसरे संख्या से विभाजित नहीं हो रहा है, इसलिए हम यहां पे ये चार होगा। चार जो है स्वयं से, चार से तो अपने आप में विभाजित हो ही जा रहा है, जैसे चार में चार से भाग दिए एक बार में, फिर इस चार में स्वयं तथा एक के अतिरिक्त एक से भाग दिए तो चार बार में। इसके अलावे और देखेंगे कि चार और किसी दूसरे भी संख्या से विभाजित है स्वयं और एक के अलावे। हाँ, चार जो है ये दोनों के अलावे दो से भी विभाजित है, दो बार में, ठीक है। तो इसलिए चार जो है ये भाज्य संख्या हो गया। चार हमारा क्या हो गया? भाज्य संख्या होगा। छह भी भाज्य संख्या होगा। आठ भाज्य संख्या होगा। 10 भाज्य संख्या होगा, ठीक है। ये सभी भाज्य संख्या का एग्जाम्पल। आप कहिए कि टोटल सम संख्या, आप बोलिएगा कि सभी सम संख्या भाज्य संख्या हो गया। सम संख्या कहिए या भाज्य संख्या कहिए, नहीं, सम संख्या में स्टार्टिंग दो से हुआ था, क्योंकि दो भी जो है कि दो से भाग लग जा रहा था, लेकिन यहां पे ये नहीं कह रहा है, यहां पे दो नहीं होगा। चूंकि दो इसलिए नहीं होगा कि दो जो है स्वयं के अलावा दो, ये तो लग जा रहा भाग, एक से भी भाग लग जाएगा दो बार में, लेकिन और दो और किससे भाग लगेगा ये तो नहीं पता चलेगा। पता क्या भाग लगेगा ही लगेगा, इसलिए दो जो है वो भाज्य संख्या नहीं है। दो भाज्य संख्या नहीं है, यही अंतर है भाज्य संख्या और सम संख्या में, ठीक है। चलिए, अब भाज्य हो गया। समझना है
एकदम हम बार बार बोल रहे हैं, मैथ को अगर आप चाहते हैं कि मैथ में मास्टर बन जाए, तो मैथ में मास्टर अर्थात एक भी सवाल आप लोगों से छूटे नहीं। समझ गए ना? एक भी सवाल आप लोगों से नहीं छूटे। अगर वो चाहते हैं तो सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। बाकी रट के तो बना लेंगे सब, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट के साथ बनाइएगा तो वो आगे चल के बहुत काम देंगे, वो जल्दी भूलेंगे नहीं। कुछ दिन उसको रिवाइज नहीं भी कीजिएगा तो वो नहीं भूलिएगा। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जिसको कि हम लोग बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश भी थोड़ा थोड़ा जानना चाहिए, ठीक है ना? इंग्लिश का जमाना आ गया भाई। तो इंग्लिश का जमाना आ गया तो चलिए मान लिया कि उतना तो इंग्लिश नहीं, लेकिन कुछ कुछ तो जानना चाहिए। अगर कुछ भी नहीं जानिएगा तो बहुत दिक्कत होने वाली है। आपको बड़ा चीज नहीं है कि हम पोएम थोड़े लिख रहे हैं, अभाज्य संख्या का पोएम नहीं लिख रहे हैं हम, अभाज्य संख्या का इंग्लिश बता रहे हैं। प्राइम नंबर। अब अभाज्य संख्या क्या है? चलिए भैया, अभाज्य संख्या ये भी एकदम बिल्कुल कुछ नहीं है। ये अभी हम लोग भाज्य संख्या जो पढ़े उसका उल्टा। अभाज्य संख्या वो संख्या कहलाती है कि जो संख्या स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी और दूसरे संख्या से विभाजित नहीं हो। बाप रे बाप, ये तो बहुत बड़ा लिख दिए, तो बहुत बड़ा है भाई। बड़ा नहीं है, एकदम छोटा है। क्या छोटा है? समझना है। भाज्य संख्या में क्या पढ़े थे भाई? जो संख्या स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी और दूसरे संख्या से विभाजित हो, उसमें और इसमें बस इसी का अंतर है, उसमें हो इसमें नहीं हो। भाज्य और भाज्य में यही है। अगर उसको समझ लिए हैं तो इसको समझना बहुत आसान है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल से और थोड़ा समझने में आसानी होगा कि जो संख्या स्वयं से भी भाग ला रहा है, एक से तो लग ही रहा है, स्वयं और एक से तो सब में लग जाएगा, उसके अलावा किसी दूसरे संख्या से विभाजित नहीं होना चाहिए। नहीं भाई, वो दूसरे संख्या से विभाजित एक और स्वयं के अलावा और किसी दूसरे संख्या से विभाजित नहीं होना चाहता है, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। तो जैसे स्वयं एक तो सभी में भाग लग जाएगा, ठीक है। हम दो लेते हैं, दो स्वयं से तो भाग लग ही जाएगा, एक से भी भाग लग जाएगा, लेकिन ये और किसी दूसरे संख्या से विभाजित होगा? न ये 3 से विभाजित होगा, न 4 से होगा। जब 3 से नहीं होगा तो उसके आगे से तो और संभव नहीं है। इसलिए 2 जो है ये अभाज्य संख्या है। उसके बाद 3, 4 नहीं होगा क्योंकि 4 में 2 से भाग लग जा रहा है। 5, 7, अब बोलिएगा 9 भी लिख दीजिए सर, 9 है लिख देते हैं, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि 9 स्वयं से और एक के अलावे 3 से भी भाग लग रहा है, इसलिए 9 नहीं होगा। तो ये मत समझिएगा कि विषम संख्या टोटल जो हो गया ना वो अभाज्य संख्या हो गया, नहीं, वहां मिस कर जाइएगा। यहां सम और विषम दोनों आ रहा है, देखिए सम और विषम दोनों आ रहा है। यहाँ 11 हो जाएगा, यहाँ 13 हो जाएगा, 15 नहीं होगा। 15 नहीं होगा क्योंकि वो 3 और 5 से भी भाग लग रहा है, 17 होगा। तो अब देखिए यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है,
क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रथम अभाज्य संख्या, क्वेश्चन एकदम एग्जाम में जो पूछता है, आप यहां से समझिएगा, प्रथम अभाज्य संख्या, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम अभाज्य संख्या कौन है। तो कौन है प्रथम अभाज्य संख्या? ये बाबूराम 2 है, 3 नहीं 2, प्रथम 2 है। अब कहिएगा कि ये 2 अभाज्य संख्या हुआ, कैसे हुआ, समझ गए ना। तो प्रथम अभाज्य संख्या 2, ये बहुत ही VVI है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए यहां पे इसको ध्यान दीजिएगा। ये सम संख्या भी है और ये अभाज्य संख्या भी है, ठीक। तो ये अभाज्य संख्या है। अब और चलते हैं उसके आगे। इसी में उसको थोड़ा समझ लेते हैं। इतना ये जब भाज्य और अभाज्य समझ गए, उसमें कुछ नहीं है। उसको अगर ये दोनों अगर समझ लिए होंगे तो वो भी आप लोग, हमें नहीं लगता है कि उसमें ज़्यादा आप लोगों को दिमाग लगाने की ज़रूरत है। नहीं समझे हैं तब तो छोड़िए ना, तब तो हम क्या ही लिखे हुए हैं, एन लिखे हैं कि एम लिखे हैं कि जेड लिखे हैं, वो समझ में नहीं आता होगा। अगर नहीं समझने का इच्छा होगा या नहीं जानते होंगे तब। अब इतना में भी आप लोग नहीं समझिएगा तब तो भाई जाइए वहाँ पे, और टॉपर सब है, ठीक है ना, उससे पढ़िए। सह अभाज्य क्या है? सह अभाज्य, इसको को प्राइम नंबर बोला जाता है। सह अभाज्य को, यहां सह का को हो गया और अभाज्य का प्राइम नंबर हो गया अभाज्य संख्या का। अब ये क्या है? सह अभाज्य, सह मतलब साथ में, सह मतलब साथ में। इसमें साथ साथ 2 अभाज्य संख्या रहेगा, हमेशा साथ में 2 अभाज्य संख्या रहेगा, ठीक। जिसका कि वो एक ही सहअभाज्य संख्या, जैसे कि साथ साथ क्या क्या रह सकता है भाई, 2 और 3 हो गया, ये हो गया, फिर 5 और 7 हो गया, सब अभाज्य हो गया, लेकिन 7 वाला है ये, 5 7, फिर हम 11 13 लिख सकते हैं। यही हो गया सहअभाज्य संख्या, हो गया साथ में 2 गो, जो साथ में हो गया सहअभाज्य हो गया। अकेले में रहेगा तो अभाज्य हो गया, और साथ में 2 गो, साथ में रहेगा 2 तो वो सहअभाज्य हो गया। बस यही अंतर है, ये हो गया। चलिए, अब है जो सबसे बड़ा समस्या लेके आता है, अभी तक हम लोग के भी दिमाग से ये बाहर था कुछ दिन पहले, ठीक है ना। ये ऐसी जो है संख्या है, ये बड़े बड़े का जो धुरंधर का जो है ना, धुरंधर का, उसका भी पसीना छुड़ा देता है, ये ऐसा चीज है, समझ गए। क्या है भाई धुरंधर? धुरंधर है आपका परिमेय, परिमेय संख्या, ठीक है, रेशनल नंबर, ये परिमेय संख्या। हो सकता है कि आप लोगों में धुरंधर होंगे, ये हम नहीं बोलते हैं, लेकिन वाकई जो है समझ लिए तो तब तो 1 नंबर, मैं उसको सैल्यूट करता हूं। लेकिन जो नहीं समझे हैं वो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ भी नहीं समझे तो फिर इसके बारे में सपने में भी नहीं सोचिएगा कि परिमेय संख्या क्या है। इसलिए ये आपका यहाँ पे समझिए, बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे बता रहे हैं, नहीं तो इसको भूल ही जाइएगा। इसको अपने गणित से, मैथ से हटा दीजिएगा। परिमेय और अपरिमेय कुछ होता है, और क्वेश्चन पूछता है परिमेय क्या हुआ। इसको हम थोड़ा सा ज्यादा लॉन्ग प्रोसेस से अगर बताएंगे तो
ऐसो छोड़ दीजिए, बोलो हटने दीजिए, बहुत डिफिकल्ट चीज है। नहीं, हम थोड़ा सा इसको शॉर्ट में ही समझाने का कोशिश करते हैं। वैसी संख्या परिमेय संख्या कहलाते हैं जिसको कि हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। पी बाई क्यू का मतलब क्या हो गया? फ्रैक्शन में, भिन्न में, ठीक है, भिन्न में कहिए या फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में पी बाई क्यू के रूप में लिखेंगे। पी बाई वैसी संख्याओं पर परिमेय संख्या कहलाती है जिसको जो पी बाई क्यू के रूप में जिसको कि हम लिख सकते हैं, यह लिखा हुआ है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है भैया, एक कंडीशन जो है, यही कंडीशन में फंसता है सब। क्या कंडीशन है? ये जो क्यू है डिनोमिनेटर, ये अंश है, ये हर है, नोमिनेटर डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर यानी क्यू जो है, ये क्यू कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी क्यू जीरो के बराबर का मतलब अर्थात ये हो गया क्यू के जगह पे जीरो नहीं आना चाहिए, क्यू के जगह पे जीरो नहीं आना चाहिए। बाकी सब चीज कबूल है, लेकिन क्यू बोलता है कि हमारे जगह पे अगर जीरो दे दिए तब हम परिमेय संख्या नहीं हो भैया, हमारे जगह पे कभी जीरो नहीं दीजिएगा तभी हम परिमेय संख्या हैं। जैसे हमारे जगह पे जीरो दे दीजिएगा हम परिमेय संख्या नहीं रहेंगे। इसलिए भैया हमको जीरो हटाइए दीजिए। जीरो देना है ना तो पूर्ण संख्या में दे ही दिए हैं, अब हमारे पास क्यों दे रहे हैं? वही रहने दीजिए भैया, पूर्ण संख्या जो भैया है उसी को रहने दीजिए, हमारे पास जीरो नहीं रखिए, नहीं तो हम खत्म हो जाएंगे अपना परिमेय से। ठीक है ना? ये पी बाई क्यू के रूप में जो लिखा गया। अब इसका थोड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। क्या एग्जाम्पल लेते हैं? जैसे 2/5 ये परिमेय संख्या हुआ, 3/7 ये परिमेय संख्या हुआ, 22/7 यहां पे ध्यान दीजिएगा, 22/7 बताएंगे ये क्या है। 22/7 ठीक है, जिसको भी हम लोग भिन्न के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, वो परिमेय संख्या हुआ। ठीक, अब इसी में ध्यान दीजिएगा, अपरिमेय संख्या के बारे में हम बता रहे हैं, उसको भी समझ लीजिए। ठीक है, समझ गए ना? पी बाई क्यू बट क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन है। चलिए, अब जब इतना पढ़ ही लिए तो काहे छोड़िएगा एगो को, वो रुष्ट जाएगा, बोलेगा अरे यार सब पढ़ ही लिए, हमको काहे छोड़ दिया, हम अकेला रह जाएंगे। तो इसको भी पढ़ ही लेते हैं। समझ गए? अपरिमेय, ओ देखिए यहाँ ओ ही जुटा, यहां देखिए कितना दो गो जुड़ गया, इर्रेशनल, इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। भैया हो, इसमें भी तो वही रूप है, लेकिन इसमें उल्टा है। इसमें अपरिमेय में हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। यानी कि ये पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक, अब कैसे नहीं लिख सकते हैं, कौन कौन संख्याओं पर परिमेय संख्या होगा? तो इसका एग्जाम्पल है जैसे √2 क्या पी बाई क्यू, इसका अगर मान निकालेंगे तो 1.414 चलते रहेगा भैया, ये इन्फिनिटी तो चलते रहेगा, इसका फ्रैक्शन के रूप में संभव ही नहीं है। √7 ठीक है, 2.236 शायद ये होता होंगे। ठीक है, ये समझना है, एग्जैक्ट जो है ये लिख लीजिएगा निकाल के। नहीं जानते निकालने के लिए तो फिर इसका भी क्लास होगा, स्क्वायर रूट।
ठीक है, रूट सबका, रूट क्यूब सब बता देंगे आप लोग को। फिलहाल देखिए ये सभी रूट के अंदर जो भी रहेगा वो अपरिमेय हुआ। अब कहिएगा रूट के अंदर तो 9 भी है, रूट के अंदर 9 भी है, तो 9 नहीं, 9 का वर्गमूल हो गया 3। और 3 को हम 3/1 लिखेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। 3 को 3/1 लिखेंगे तो अंतर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, इसलिए 9 नहीं होगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब इसी में जो एगो आता है, बहुत ही ये हम एग्जाम में एक बार दे रहे थे, ठीक है ना, सचिवालय सहायक का। उस समय जिसमें हम लोग एग्जाम देते तो उस समय सचिवालय सहायक हुआ करता था, अब उसका नाम बदल के एएसओ कर दिया। ठीक है, उसमें एक क्वेश्चन पूछा था, हम लोग तो रट लिए थे भाई, एकदम रट्टा मार, लेकिन वो कंफ्यूज, तो दूसरा साथी बोल दिया कि हम उसको दूसरा चीज दे दी, दूसरा चीज लिख दिए, तो रट्टा भी मारना, लेकिन हम लोग को थोड़ा थोड़ा था कॉन्सेप्ट, तो रट्टा मारने के बाद गायब हो जाते हैं। ठीक है, इसमें एक था पाई, ये पाई बोला, उसमें तक पाई बोला, इसमें कौन सा संख्या है, परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक, ये तो हम तो दे दे पाई और 22/7 में, ये पाई का वैल्यू ही 22/7 माना गया है। ठीक है, और इसको जब तोड़ेंगे 3 1 4 1 4 1 4 करते करते इन्फिनिटी तक चला जाएगा। ठीक, तो ये इन्फिनिटिव तक जो जा रहा है, देख रहे हैं, देखिए जा रहा है ना, जो इन्फिनिटिव अनंत तक जा रहा है तो वो अपरिमेय हो गया भैया। तो इसका जो वैल्यू है रियल में, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये एप्रोक्स वैल्यू है। ये क्या है? एप्रोक्स वैल्यू है। तो एप्रोक्स वैल्यू जो है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या, ये 3.1441 जो है ना, 1414, ये अपरिमेय हो गया, इसलिए पाई जो हो गया ये अपरिमेय हो गया, और ये 22/7 जो हो गया ये परिमेय हो गया, क्योंकि ये p/q के रूप में लिखा हुआ है और q के स्थान पे 0 नहीं है। इसलिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, बोलेगा पाई और 22/7 तो दोनों एक ही है, लड़ जाइएगा जो पूछेगा, मार एकदम पाई, बुढ़बा, पाई और 22/7 तो एक ही है, नहीं, वहां पे जब पता चलेगा फिर आपको उठा के पटकेगा। तो यहां पे ध्यान दीजिए, पाई और परिमेय संख्या, चूंकि पाई का वैल्यू ये माना गया है 3.1414 करके, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, और 22/7 भी एप्रोक्स, ये भी एप्रोक्स ही माना गया है। ठीक है, तो ये परिमेय को p/q के रूप में है। ओके, समझ गए होंगे परिमेय और परिमेय क्या है, कंफ्यूज दूर। चलिए भाई, अब एक और लास्ट में बचा है, बस उसके बाद आप लोग एकदम जो है ये इससे मुक्ति हो जाइएगा। आज का जो क्लास है, आज के क्लास से आप लोगों की मुक्ति, एकदम आराम से जो है कि खाइए पिएगा मौज करके, एकदम शांति प्रिय ढंग से सो जाइएगा। जगने के बाद एक बार इसको फिर से देख लीजिएगा, ठीक है, फिर देख लीजिएगा इसको एक बार, उसके बाद तो फिर अपने ही हो जाएगा। अपने तो अपने होते हैं ना, इसलिए, और एक ही बार में बोलिएगा अपने होते हैं ना, तो वो नहीं होने वाला है। एक बार हम ससुराल का रास्ते भुला गए थे, फर्स्ट बार गए थे, दोबारा जब गए थे तो हम रास्ते भुला गए थे, लेकिन अब नहीं भुलाते हैं। इसीलिए दोबारा बार बार अगर रिवीजन करते रहिएगा तो वो नहीं भूलिएगा। एक बार जब भूले तो ससुराल का भी रास्ता भूल सकते हैं। ये क्या, ये तो सवाल ही है, ठीक है, इसलिए इसको रिवीजन करना बहुत जरूरी है। अब आ जाता है क्या भैया, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, ये हो गया रियल नंबर, वास्तविक संख्या। ये कुछ में कोई झमेला नहीं है, इसमें कोई झमेला
नहीं है। इसमें परिमेय और अपरिमेय, ये दोनों जो है, इसमें दोनों संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ये दोनों जो हो गया वास्तविक संख्या कहलाती है। तो परिमेय जो हो गया, जैसे कि 4/3, 5/7, ये परिमेय। अपरिमेय में पाई हो गया, ये भाई पाई नहीं लिखेंगे, 122/7 लिख दिए। ठीक है, ये तो परिमेय। अब इसके बाद पाई हो गया, √2 हो गया, -√5 हो गया। ठीक है, ये सभी दोनों मिल गया, दोनों मिलके वास्तविक हो गया। बोला कि भाई काहे अलग अलग रहो, दोनों अलग अलग काहे रहते भाई, तो दोनों मिल जाए। और जब दोनों मिल गया तब रियल पता चला। ठीक है ना, जब अलग अलग कोई दो भाई है, तो जब दोनों अलग अलग रहता है तब तो भाई वो अलग समझता है, वो अलग समझता है, कितनों भी चाहेगा तो कुछ मिलने वाला पता नहीं चलता है। लेकिन जैसे अगर दोनों भाई मिला तब उसका रियल पता चलता है, दोनों भाई का वास्तविक जो ताकत है, दोनों भाई मिलने के बाद जो रियल ताकत उत्पन्न हुआ वो वास्तविक संख्या हुआ। तो कौन कौन? एक भाई परिमेय, बड़का परिमेय और छोटका अपरिमेय, दोनों भाई मिलके वास्तविक संख्या बन गया, तो ये रियल नंबर हो गया। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड था, शब्द था नंबर सिस्टम के अंतर्गत। और ये सभी शब्द जो हम लोग पढ़ेंगे वर्ड्स प्रॉब्लम, ठीक है, सवाल जो बनाएंगे मैथ के अंतर्गत, ये अक्सर आते रहेंगे। मैथ के जितना भी चैप्टर है, टॉपिक है, जो भी है, उस सभी कहीं न कहीं ये जितना भी हम लोग शब्द पढ़े, चाहे वो प्राकृत संख्या हो, चाहे धन पूर्णांक हो, चाहे वो पूर्ण संख्या हो, ऋण पूर्णांक हो, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, वास्तविक संख्या, ये सभी आएंगे। साथ ही साथ हम बताए कि एग्जाम जो एएसओ सचिवालय सहायक का बिहार में एग्जाम हुआ था, उसमें ये पाई के बारे में बोल दिया था। तो बताइए, सचिवालय सहायक एग्जाम में जब उसको पूछा जा सकता है तो और सब एग्जाम में तो कितना इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ से ऑप्शन क्वेश्चन पूछा जाएगा, इनमें बता देगा। इसमें पूछेगा कि इनमें से 9 क्या है, कौन सी संख्या है, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, जो भी है उसके अकॉर्डिंग वो आप लोगों को कहाँ से, जब इसके बारे में जानेंगे ही नहीं तो कैसे इसको जवाब दे पाइएगा। ठीक, तो बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़िए। और कैसा लगा आज के क्लास? तो अगर अच्छा लगा तो बस आप लोगों को बस एक ही चीज़ क्या करना, लाइक कीजिए। और चाहते हैं कि मैथ में और किसी नॉलेज हो किसी को, चाहे वो आपका भाई हो सकता है, चाहे वो बहन हो सकता है, चाहे वो दोस्त हो सकता है, सगे संबंधी जो भी है, उसको शेयर धड़ाम से कीजिए, ताकि उसको भी मैथ का अच्छी नॉलेज हो जाए और उनको भी एक बार उसको प्रेरित कीजिए कि आप भी कंपटीशन का तैयारी कीजिए। अब कंपटीशन का तैयारी करना बहुत ही आसान हो गया, क्योंकि कंपटीशन की तैयारी करने में मैथ से बहुत ही भागता है, जो स्टूडेंट मैथ से भागता है। लेकिन आप उसको बताइए कि मैथ अब वो हार्ड सब्जेक्ट नहीं रहा, मैथ हार्ड नहीं रहा, बल्कि मैथ को समझाने वाला, मैथ को पढ़ाने वाला अगर अच्छी तरीके से उसको समझा देते हैं तो वो कोई हार्ड नहीं है। ये आप लोग आज समझ लिए होंगे। यही चीज़ को समझने के लिए पूरा जो है मैथ समझ लीजिएगा, लेकिन ये चीज़ समझना बहुत कठिन था, लेकिन समझ तो लिए ना। अब इससे कठिन अब मैथ में कुछ नहीं है। आप बोलिएगा झूठ बोल रहे हैं सर, हम बोल दिए ना कि आज जो बताएं इससे कठिन कुछ नहीं है, इसके बाद हल्का ही हल्का है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए।